समाजवादी पार्टी ने यूपी में मुफ्त बिजली का दांव खेल दिया। अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो बिजली आती ही नहीं थी, तो मुफ्त कहां से मिलेगी। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता। बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। जिसको जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना। 1200 करोड़ रुपए के लगभग पंजाब सरकार ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। 142 साल पहले बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार करके थॉमस अल्वा एडिसन ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि भविष्य में बिजली से सिर्फ उनका बनाया बल्ब ही नहीं बल्कि वोट देने वाला बल्ब भी जलाया जाने लगेगा, जिसकी झालर जनता के सामने कुछ यूं सजाई जाती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता का करंट पाते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा कर चुकी। कांग्रेस सरकार 53 लाख लोगों का बकाया बिजली बिल भरकर वोट का पेमेंट लुपाना चाहती है। अकाली दल ने तो 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी वाला सॉकेट मिलते ही उसी से 300 यूनिट की फ्री बिजली का तार बिछा देने का ऐलान जनता से कर दिया। आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादों के तार पर अपना पॉलिटिकल करंट चेक कर रही है। योगी सरकार ने भी किसानों के बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में भी इसी पोल से मुफ्त वादों का तार टंगा है। बीजेपी 100 यूनिट, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट और कांग्रेस के हरीश रावत अब तक 100 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। गोवा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 300 यूनिट तक पंखा चलाओ, बल्ब जलाओ, फ्रिज चलाओ, बिल भरने मत आओ वाला वादा कर चुकी है। वादे से आगे जाकर अब ये कहा जा रहा है कि बिजली मुफ्त चाहिए तो आइए नाम लिखाइए, सत्ता में हमको लाइए और फ्री बिजली का फायदा पाइए। ये काम अब बुधवार से अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है, जहां जनता से फ्री बिजली पाने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। और ये बात है कि बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं प्रोवाइड करती है। समाजवादी पार्टी कहां से दे देगी। आपकी सरकार के दौरान तो अंधकार था उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब आपके छलावे में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। मुफ्त की बिजली का खेल अखिलेश यादव क्यों उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह दिल्ली में केजरीवाल का टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल कर चुकी। इसीलिए अखिलेश यादव का 15 करोड़ वोटर वाले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 70 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर निशाना है। उम्मीद है कि फ्री बिजली पाने का फॉर्म भराकर जनता के बीच एक करंट फिलहाल अपनी पार्टी की हवा का दौड़ाया जाए। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं। मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे।
और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। भारत में अगर फ्री बिजली वाली राजनीति की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे से सत्ता वाला बल्ब केजरीवाल जगमगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट फ्री बिजली है। तमिलनाडु में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। केरल में गरीब परिवारों को हर महीने 30 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। तेलंगाना में कई छोटे दुकानदारों को 250 यूनिट तक फ्री बिजली वहां की राज्य सरकार दे रही है। आम लोगों को ही नहीं बल्कि किसानों को फ्री बिजली देकर सत्ता की फसल लहलाने का भी वादा चल रहा है। किसानों के लिए फ्री बिजली का वादा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, जबकि योगी सरकार किसानों के बिजली बिल में 50% छूट की बात कह चुकी है। ये राजनीति और राज्यों में भी जारी है, क्योंकि देश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में किसानों को पहले से मुफ्त बिजली दी जा रही है। हरियाणा और पुडुचेरी में किसानों के लिए बिजली की दर ना के बराबर है। मुफ्त की बिजली से वोट का बल्ब जलाने चले नेता हालांकि ये हिसाब नहीं देते कि उत्तर प्रदेश में जहां बिजली विभाग पहले से 90,000 करोड़ के घाटे में फ्यूज हुआ पड़ा है, वहां 3.25 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री और किसानों को बिजली फ्री देने के लिए बाकी 34,000 करोड़ रुपए हर साल कहां से आएंगे? सत्यम मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। नेशनल स्टार्टअप डे के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देश में 100 यूनिकॉर्न होने का भरोसा जताया था। अब नेशनल स्टार्टअप डे के एक दिन बाद ही पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि साल भारत 100 यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहेगा। यही नहीं, 2022 में यूनिकॉर्न बनने का आंकड़ा 2021 से भी आगे निकल जाएगा। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। पहला नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने के तुरंत बाद ही यूनिकॉर्न के मामले में कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट ने इस सेक्टर का हौसला बढ़ाने का काम किया है। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने भरोसा जताया है कि 2022 में भारत में करीब 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकते हैं, यानी उनकी वैल्यूएशन बढ़कर $1 अरब से ज्यादा हो सकती है, जबकि 2021 में देश में कुल 43 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। इस रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि 2022 में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। भारत में 2021 के दौरान लिस्टेड और गैर लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 68 हो गई। पीडब्ल्यूसी इंडिया के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में $10 अरब से ज्यादा का निवेश किया गया। ऐसे में स्टार्टअप सेक्टर को इस सिलसिले में जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही जिस तरह से सरकार इस मामले में आगे बढ़कर कोशिश कर रही है, उससे तो स्टार्टअप्स बेहद उत्साहित हैं। सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे, उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इनक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। साल 2016 में भारत में स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत हुई थी और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप उद्योग है, जहां 50,000 से भी अधिक मात्रा में स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जिनमें से अहम भूमिका निभाते हैं हमारे एआई और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। और केवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो भारत में 2 से 3 नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हर रोज शुरू किए जाते हैं। हुरून रिसर्च के दिसंबर 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ग्लोबल लेवल पर यूनिकॉर्न के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका और चीन से बड़े फासले से पीछे है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में स्टार्टअप्स ने $35 अरब जुटाए थे। यह आंकड़ा 2020 से 1.5 गुना ज्यादा था। 2022 में स्टार्टअप्स को सरकार की नई पहल से ज्यादा तरक्की का भरोसा है।
स्टार्टअप डे मनाने की प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत ही सराहनीय है। इससे नए एंटरप्रेन्योर्स को आत्मबल और मान्यता मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की सोच से सहमत रखता हूं कि आज का स्टार्टअप कल का एमएनसी है। आजकल के बदलते माहौल में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बदल गया है। जरूरत है हर इंसान, हर देशवासी स्टार्टअप्स को सक्सेस करने के लिए अपना सपोर्ट करे और फाइनली यदि स्टार्टअप्स की मुहिम ऐसे लोगों के हाथ में दी जाए जिन्होंने अपने जीवन में स्टार्टअप्स इंडिया में सक्सेसफुली ऑपरेट करे हैं, मेरा ऐसा मानना है अपना देश एक अलग ही प्रगति की राह पे चलने को तैयार है। अब देखना यही है कि कैसे स्टार्टअप्स बजट में मिलने वाली संभावित बूस्टर डोज से उत्साहित होकर इस साल क्या नए रिकॉर्ड कायम करते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया। पब्लिक सर्वे के बाद आम आदमी पार्टी का दावा है कि भगवंत मान पंजाब की जनता की पहली पसंद है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए रियलिटी शो से राजनीति में आने वाले भगवंत मान के नाम का ऐलान भी किसी रियलिटी शो के फिनाले जैसा था। पता सबको था मगर उसे बताने के लिए सस्पेंस क्रिएट करना था। लोगों को लगना भी चाहिए था कि जनता की भारी डिमांड पर भगवंत मान को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रही है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। भाई भतीजावाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हुनर दिखाया। कहते हैं एक सर्वे कराया, 3 दिनों में 21,59,000 लोगों ने अपनी राय सौंपी और राय शुमारी का जब परिणाम आया तो मोहाली में माहौल यूं हो गया। ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स। बस फिर क्या था, ढोल बजने लगे, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और खुशी के आंसू भगवंत मान की आंखों से बह चले। खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लें कहीं छलक ही न जाए। वैसे सर्वे में लोगों ने सिद्धू का नाम आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के लिए क्यों लिया, ये यक्ष प्रश्न है, मगर जीते भगवंत मान। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान ही थे, इसीलिए जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने बताया कि जब कॉमेडियन थे तो लोग उन्हें देखकर हंसते थे और जब नेता बने तो लोग समस्याओं को सुनाकर रोने लगे। ਜਦੋਂ मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लोकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जन सभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी। सीएम उम्मीदवार बनते ही भरोसे से भर गए भगवंत मान। बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीतने जा रही है और उनके पास पंजाब की तरक्की का पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। पंजाब की जनता का लाखों की गिनती में जो उन्होंने मैसेज किए, फोन किए,
उनका भी बहुत 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 दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी भी डबल हो गई है और हौसला भी डबल हो गया फिर कि लोगों ने मेरे काम को सराहा है। जब मेरे सच्ची नीयत जो पंजाब के लिए मैं रखता हूँ उस पर मोहर लगाई है, तो डबल जिम्मेदारी और डबल हौसले से काम करेंगे। असल में हम आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि सीएम के चेहरे के उम्मीदवार बन जाएंगे, तो इसलिए भावुक होना नेचुरल है। लेकिन आम आदमी पार्टी कर सकती है ये काम, दूसरी पार्टियों में तो भाई भतीजावाद, ये वो, कोटा इसका कोटा इसका कोटा, इस लेवल पर नहीं जा सकते। जिस उम्र में मुझे सीएम का कैंडिडेट बना दिया उस उम्र में तो वो जिले का प्रधान भी नहीं बनाते। इधर नाम का ऐलान हुआ, उधर भगवंत मान के समर्थक झूम उठे। होली, दिवाली, लोहड़ी सब साथ मनाई जाने लगी। ढोल नगाड़ों की थाप पर भंगड़ा पाले। बहुत बढ़िया देखती पूछ के जादे चाव चढ़े, बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बधाई देना चाहिए बापे के। पंजाब की राजनीति में अब आम आदमी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान और कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जंग है। एक दिन पहले ही पंजाब की ओर से सोनू सूद का एक वीडियो ट्वीट किया गया। इस वीडियो का मजमून ये था कि पंजाब में चन्नी ही सीएम का चेहरा है। ये वीडियो चन्नी की तारीफ से ज्यादा सिद्धू की अवहेलना लगा, इसीलिए सिद्धू खेमा तिलमिला गया। कहा गया कि इसको हाईकमान का आधिकारिक ऐलान न माना जाए, ऐसा नहीं माना जाए कि चन्नी ही सीएम का चेहरा होंगे। ये प्रोमो टीम की तैयार की गई एक क्लिप है, इसका मकसद ध्यान खींचना भर है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। अब जंग कांग्रेस के भीतर भी है। एक तरफ सिद्धू इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन चन्नी लीड ले रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान है। मान के चलिए कि पंजाब की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चन्नी के करीबी समेत 10 ठिकानों पर रेड डाले। प्रवर्तन निदेशालय के इस कदम के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि छापेमारी बीजेपी का पसंदीदा हथियार है। इसे महज एक संयोग माना जाए कि जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे देश की एजेंसियां घनघोर सक्रिय हो जाती हैं, तो ईडी पंजाब में सक्रिय हुई है। इधर सुबह के सूरज ने दस्तक दी, उधर ईडी की 8 टीमें पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर पहुंच गयी। मसला था अवैध रेत खनन का। ईडी को शक है कि रेत खदान के ठेके लेने में काले धन का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस छापेमारी में सियासत का तड़का तब लगा जब मालूम चला कि ईडी जिन 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार भी हैं। नाम है भूपिंदर सिंह हनी। तो भूपिंदर सिंह हनी के घर को तलाश रही थी ईडी। हम इस वक्त मोहाली के होमलैंड इलाके में हैं। यहाँ पर ये जो मकान है 5वीं मंजिल पे, वहां पे सुबह से ही रेड चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है वो इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, चन्नी साहब ने खुद भी बोला था कि उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त ईडी का रेड मल्टीपल लोकेशंस पे होना, उसको किस तरह से देखी जाएंगी? सियासी पार्टीज जो है इस पे राजनीति तो गरमाएगी ही। आपको बताते चले कि इसके पहले भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में सीएम चन्नी के नजदीकी लोग शामिल हैं। अब माहौल ही ऐसा था। सीधा आरोप लगा चरणजीत सिंह चन्नी पर, तो चन्नी सामने आए और उन्होंने वही आरोप लगाया जो अक्सर नेता लगाते हैं कि ये छापेमारी डराने की कोशिश है, खालिस चुनावी सियासत में लिपटी हुई है ये छापेमारी, मगर मैं डरूंगा नहीं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। मैं
अरविंद केजरीवाल तो ऐसे मौकों का ही इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हर मंच से वो ये नहीं बताना भूलते कि मौजूदा दौर में सबसे ईमानदार पार्टी उन्हीं की है। इसीलिए उन्होंने चन्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। अवैध खनन का आरोप सीधे चरणजीत सिंह चन्नी के चरित्र पर उठा है, इसलिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। चंडीगढ़ से दिल्ली तक कहा गया कि जानबूझकर चन्नी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं एफआईआर में नाम नहीं। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। 5 नदियों वाले राज्य में अभी तो चुनावी सियासत का आगाज है, और आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना धारदार होगा इसका अंदाजा लगाना आसान है। बस दम साध कर देखते जाइए कि 20 फरवरी तक झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज में चुनावी सियासत का कितना पानी बह जाता है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। यूपी में एक और मुस्लिम और हिंदू की जंग वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश हर पार्टी अपने एजेंडे के साथ कर रही है, तो वहीं अब दागी उम्मीदवारों का मुद्दा भी गर्म हो रहा है। उसको वर्षा जरूर करवाएंगे। सियासी दंगल अक्सर अपराधियों को दबंग बना देते हैं, दागी बाहुबली बन जाते हैं। चुनावी मंचों से मुद्दे भले ही अपराध के उठाए जाएं, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त हर पार्टी अपनी खादी में लगे दाग छिपाने की कोशिश में लग जाती है। यूपी की सियासत में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो एक बार फिर अपराधी चेहरों को टिकट देने पर संग्राम छिड़ गया। मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वो आज भी कहीं हटे नहीं है। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं, और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। लिस्ट जारी हुई तो विरोधी दूसरी पार्टियों के दाग ढूंढने लगे। समाजवादी पार्टी ने कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले मोस्ट वांटेड नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बना दिया। ये वही इलाका है जहां से पलायन का मुद्दा बीजेपी उठाती रही है। ऐसे में सोशल मीडिया में नाहिद के नफरती टेप वायरल होने लगे तो वहीं बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश। नाहिद हसन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा भरने निकले थे। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अखिलेश यादव को नाहिद हसन की उम्मीदवारी कैंसिल करनी पड़ी।
जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। करीब 11 महीने पहले नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से वो फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ करीब 17 FIR दर्ज है। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पार्टी दागी उम्मीदवारों को क्यों शामिल करती है, क्योंकि हर पार्टी में दागी उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा BSP में 38% दागी उम्मीदवार थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में 37% और बीजेपी में 36%, कांग्रेस में 32% और RLD में 20% दागी उम्मीदवार थे। अब अपराध कैसे हैं, कौन सा केस है, सियासत इस पर है, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में 107 में से 25 उम्मीदवार दागी हैं, जिसमें डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी दागी नेताओं की लिस्ट में आते हैं। साफ है, हर पार्टी के दामन में दाग लगे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो ये दाग हर पार्टी को अच्छे लगने लगते हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 45 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस इतने बड़े हैं कि जिनके चुनाव लड़ने पर भी संकट है। इसमें बीजेपी के 32 विधायक, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक, BSP और अपना दल के 3-3 विधायक, जबकि कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 साल है। 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस सूची में टॉप पर मडिहान विधानसभा से बीजेपी विधायक रामाशंकर सिंह, दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के मऊ से मुख्तार अंसारी, तीसरे स्थान पर धामपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार राणा है। चुनाव आयोग इस बार आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को लेकर सख्त है। उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर पार्टियों को नई गाइडलाइन के तहत कई हिदायत दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाता है तो उसके प्रत्याशी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का पूरा विवरण उम्मीदवार चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से पहले बताना होगा। इसके साथ ही उसका प्रिंट और सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कराना होगा। प्रारूप C8 में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रत्याशी चयन के 72 घंटे के भीतर आयोग को भेजी जाएगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उनको अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का चयन क्यों किया गया है, इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। हालांकि सियासत में हर चीज का जवाब है, हर कानून की काट है। लिस्ट जारी होगी, अपराध जारी होंगे, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते ये दाग ही सियासी मुद्दा बन जाएंगे, जिसका इस्तेमाल हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से करेगी। आज तक ब्यूरो।